अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गेट मिट विद मोहसिन गिलानी बोल के सोशल मीडिया नेटवर्क पर। आज स्टूडियो में मेरे साथ जो मेहमान हैं, ये बोल के सोशल मीडिया नेटवर्क के लिए भी एजाज़ है और मेरे लिए भी एजाज़ है कि उनसे बात करने का मौका मिलेगा और आपके नेटवर्क की वजह से बहुत से लोग, लाखों लोगों तक उनकी बातें पहुंच सकेंगी। ये ऐसे फिल्म राइटर हैं जिन्होंने 374 यानी 374 फिल्में लिखी और इन्हें 2019 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। धीमा लहजा, मोहब्बतें बांटने वाले, दोस्तों के दोस्त, मेरे मोहतरम भाई, काबिल एहतराम जनाब नासिर अदीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सर। और सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप तो कहीं इंटरव्यू के लिए नहीं जाते, तो आज आपने हमें ये इज़्ज़त बख्शी कि आप तशरीफ़ लाए। सर आपकी शख्सियत को भी सामने रखा और कुछ बोल के सच को सामने रखा। मैं इसलिए कम इंटरव्यू देता हूँ सर कि मेरे से सवाल होते हैं और उनका जो जवाब होता है मैं वो देता हूँ जो कि मेरे दिल में होता है, जो सच होता है। उसमें होता यह है कि मेरा इंटरव्यू अगर नशर भी होता है तो आधा होता है वो भी काट देते हैं। लाइव में मुझे नहीं बुलाते क्योंकि लाइव में भी मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को इल्म है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तक झूठ बोलने की सज़ा मौत थी। जी जी बिल्कुल। और कुफ़ारे मक्का में लाखों ऐब थे, एक उनमें खूबी ये थी कि झूठ वो भी नहीं बोलते थे। जी बिल्कुल सही फरमाया। तो हम सच नहीं बोलते बस, तो इसलिए वो गड़बड़ हो जाती है। अच्छा नासिर अदीब साहब, आपकी शख्सियत को देख के लगता है कि आप कोई रोमांटिक ड्रामा लिखने वाले होंगे या आपने ऐसी फिल्में लिखी होंगी जिसमें बहुत मोहब्बत, बहुत सुकून की बात होगी, लेकिन आपने जो फिल्में लिखी हैं उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। जी। अहमद नदीम कासमी साहब का अफसाना था गंडासा जी। और उसमें दो किरदार थे, एक मौला और एक रोशन। जी। तो वो दो किरदार तो अफसाने में, लफ्ज़ों में, किताबों में गुम हो गए। आपने 1975 में एक फ़िल्म लिखी वहशी जट। जी। वो किरदार अमर हो गए जी। और वहशी जट ने फिल्म इंडस्ट्री को कामयाबी की राह पे डाल दिया। जी। हज़ारों लोग ऐसे थे, एक्टर, फाइटर, जूनियर आर्टिस्ट, जिनके घरों के चूल्हे जल पड़े आपकी वजह से, आपकी फिल्म की कामयाबी की वजह से। वो सर अल्लाह ने जब जिसको देना होता है तो वो फिर अता करता रहता है, उसके वसीलों से फिर एक सिलसिला चल निकला है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपकी तस्हीह कर दूं। ये मशहूर बहुत है और मेरे ऊपर केस भी हुआ था। जी जी। वहशी जट का कि ये अहमद नदीम कासमी के अफसाने से लिया गई कहानी, और ये केस किया था कतील शिफाई साहब ने जो शागिर्द थे अहमद नदीम कासमी साहब के। जी। वो केस चला और उनको पैसे भी दिए प्रोड्यूसर ने, क्योंकि उन्होंने रिलीज़ से 2-3 दिन पहले किया केस। उसके बाद मैं राइटर एसोसिएशन में चला गया। राइटर एसोसिएशन के उस वक्त जो चेयरमैन थे वो अली सुफियान आफाकी साहब थे जी। और तनवीर काज़मी जैसे लोग उनके बड़े नाम थे। तो मैंने उनके सामने अफसाना गंडासा रखा और साथ ये हलफ दिया कि ये अफसाना मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। वाह। और दूसरे मैंने कहा, मैंने वो कैसेट दी, उस वक्त वो कैसेट आती थी वहशी जट की। मैंने कहा ये वहशी जट की कैसेट है, आप देखें। 2 चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी फिल्म में, बल्कि 3। एक आपको गंडासा औजार मिलेगा जी, एक आपको मौला बख्श नाम मिलेगा जी, एक आपको रोशन नाम मिलेगा। बिल्कुल। और ये मुझे पता चला है कि गंडासा नाम का अफसाना अहमद नदीम कासमी साहब ने लिखा है। जी जी। और उसमें ये 2 किरदार नाम है। मैंने कहा नाम तो मैंने यूज़ किया, और नाम इसलिए यूज़ किए कि ये जिस वक्त अस्करी साहब के साथ, वो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे फाउंडर भी हैं, और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, तो उन्होंने मुझे एक खाका दिया, कहता यार मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ दुश्मनी के ऊपर। सही। और बनाना चाहता हूँ कि बाप का कत्ल का वो इंतकाम हो। तो मैंने उनसे बल्कि ये बात की, मैंने कहा बाप के कत्ल का इंतकाम बेशुमार फिल्मों में आया। जी हाँ। तो वो कहने लगा नासिर साहब फिर कत्ल तो यही होता है ना, या बाप होता है, माँ होती है, बहन होती है, भाई होता है, रिश्ते ही कत्ल होते हैं ना। जी जी। तो आप अपने हिसाब से लिखें। मैंने कहा जी ठीक है। ये उन्होंने मुझे बताया कि उसका एक दोस्त है
जिसने कबूतर रखे हुए, अमन का वो सिंबल है, और वो उसको दुश्मनी से मना करता है, उसका नाम रोशन है। जी जी। मैंने कहा ओके होगा। इतनी सी बात उन्होंने मुझे सुनाई थी। उसके बाद सर A to Z कहानी मैंने अलग लिखी, और दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम गंडासा, उसका कोई ताल्लुक नहीं था। जी जी। और अली सुफियान आफाकी साहब ने मुतफ़िका तौर पर मुझे फ़ैसला दिया कि वैशी जट का अफसाना गंडासा से कोई ताल्लुक नहीं। फिर मैं अहमद नदीम कासमी साहब के पास गया, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करो। बहुत बड़े राइटर ही नहीं थे, बहुत बड़े इंसान भी थे। जी। बड़ी भारी आवाज़ थी उनकी, लेकिन थे पतले से मेरे थे। तो मैंने उनके सामने बैठकर कहा, सारी बात सुनाई। तो मैंने कहा सर आपके पास तो बहुत बड़ा नाम है, मेरी तो एक फ़िल्म है, इसमें भी आप अपना वो नाम का तुम छल्ला लगा देंगे तो बोर्ड के नीचे तो कोई दरख्त नज़र नहीं आता। वो हंस पड़े, कहने लगा यार बात यह है कि मैं इन बातों से कोई वो ताल्लुक़ नहीं रखता, मेरे लिए ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप ठीक कहते हैं। और ये वो कतील ने कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं, आप जाएं मेरी तरफ से, आप आज़ाद, जब आपका कोई ताल्लुक़ नहीं तो ठीक है। उसके बाद आज तक फ़िल्म चलती है, उसमें कहीं अहमद नदीम कासमी साहब का नाम नहीं आता, लेकिन जब उनका मेरे नाम के साथ नाम आता है तो मैं फ़ख्र भी महसूस करता हूँ कि इतना बड़ा नाम जो है वो मेरे नाम के साथ जुड़ गया। तो इस तरीके से सर वैशी जट मेरी पर्सनल कहानी थी। यही वजह है कि लोग कहते हैं जी जो नासिरदीप लिखता कोई नहीं लिखता। बात पता क्या है, नासिरदीप कोई बाकी राइटर से बड़ा राइटर नहीं है, मैं उनसे बहुत छोटा राइटर हूँ। आप यकीन करें, जब मैं उनकी फ़िल्में देखता हूँ, बेशुमार राइटर हैं जिनकी मैं फ़िल्में देखता हूँ, मोहम्मद कमाल पाशा, अजीज़ साहब को तो मैं खैर पंजाबी का शेक्सपियर मानता हूँ, और तनवीर काज़मी से इनकी फ़िल्में देखता हूँ, मैं अपना आप मुझे बहुत छोटा लगता है। बात क्या हुई कि मेरे हाथ में ना गिद्दड़ सिंगी आ गई। वो गिद्दड़ सिंगी ये थी कि जो माहौल मैंने देखा, जिसमें मैंने परवरिश पाई, जिस तरीके से मैंने तारीख़ भुगत देखा, जिस तरीके से मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनके स्टाइल देखे, वो किसी राइटर के पास नहीं। ये सारे यहाँ UCH में किसी बड़े हॉस्पिटल में पैदा हुए, बड़े कॉलेजों में पढ़े, अच्छे लोग। मैं टाट पर बैठ कर पढ़ा, मैं उस माहौल में, हमें जंगली कहते थे। मेरे वालिद साहब तक ये रस्म थी हमारी नस्ल में कि जब तक आप किसी गांव में बताएंगे नहीं कि मैं डाका मारने आ रहा हूं, और जब तक वो आप कामयाब डाका नहीं मारेंगे, आप ना सर पर पगड़ी बांध सकते हैं, ना आप शादी कर सकते। उस नस्ल से, गोंदल कौम है मेरी, उस नस्ल से तल्लक है मेरे। तो वो चीज़ें जो मुझे विरसे में मिली है ना, मैं अपनी विरासत को बेच रहा हूँ आवाम के सामने। देखिए नासिर भाई, ये चीज़ें जो आज आपने कही हैं, ये पहले हमने कभी नहीं सुनी। आज आपने बताया कि नासिर अदीब के पीछे जो कहानी है वो क्या है। जी हाँ, मेरा डायलॉग का स्टाइल वो है जो मैंने अपने कानों से सुना। अब मैं उसकी मिसाल देता हूँ। मौला जट में एक डायलॉग था कि दुश्मन से बात कैसी करता है, कि सुल्तान रे से कहता है कि चंद दी 14वीं याद रखी नता, उस दिन जंज मिला के मैं आनी है। तो वो जवाब मुस्तफा कुरैशी कहता है नहीं, तो सुल्तान रे कहता है जंज बड़ी ठीक ठाक आनी नता, रोटी कटनी नहीं चाहिए। ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ, मैं उस दिन रोटी खाने वाले बंदे लभने ने, पर मैंने बंदा कोई नहीं लभना। अरे वाह, ये एक जो स्टाइल था ये मैंने सुना हुआ है, यानी मैंने ये स्टाइल एक, और ये स्क्रीन पे पहली बार ऐसा ये पहली बार आया। यही वजह है दुश्मन से बात कर रहा है, और इतनी मजे से, क्योंकि और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को जो आपने लहजा दिया, या वो मजबूरी थी। वो मजबूरी पता क्या हुई, एक तो उनको सही पंजाबी नहीं आती थी, ठहर ठहर के बोलते थे। हाँ, क्योंकि वो सिंधी और उर्दू में। दूसरा ये था कि उन्होंने कहा यार मैं ऊंचा नहीं बोल सकता, सुल्तान रहे तो 7वें काले तो बोल रहा, मैं तो नहीं ऊपर जा सकता। तो वो करने को तैयार नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मनाया। फिर उनको मैंने बताया कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपका साथ दूंगा। तो फिर मैंने उनके डायलॉग ये सोच के लिखे कि ये उर्दू स्पीकिंग ने बोलने और धीमे लहजे में बोलने। अरे वाह। तो वो जब जेलर ने कहा ना एक कैदी दी एनी दहशत, तो उसने थोड़ी आगे की तो कहता है नवाया है सोने, इतना सा जुमला था, अमर हो गया। ओहो, ज़बरदस्त। सर देखिए, आपकी फिल्म वैशी जट आपने लिखी, आपको कुछ सुकून मिला, लेकिन आपके कलम को सुकून नहीं मिला। नहीं, आपका कलम वैशी हो गया। जी हाँ। और जैसे कहते हैं ना किसी को खून लग गया, आपके कलम को वो स्याही लग गई जो तारीख रकम करनी चाहती थी। आपने क्या किया, आपने एक और फिल्म लिख दी जिसने तूफान बर्पा कर दिया, और वो आपकी फिल्म थी तूफान जी। फिर आपने एक और फिल्म लिखी, और आपने उन सब को जो मैदान में आने वाले थे उनको रोक दिया। आखिरी मैदान, ऐसी फिल्म लिखी जिसने सारे मैदान मार लिए, हर तरफ कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। आपकी दहशत इतनी हो गई थी नासिर भाई कि लोग आपकी फिल्म के सामने फिल्म लगाते हुए डरते थे। जी ऐसे ही है। और आपने मेरा ख्याल है इस बात को मद्देनज़र रखते हुए
जग्गा गुज्जर लिख दी। और वो जग्गा आज तक हमारे पंजाब का गुजरों ऐसा को कैरेक्टर है। भी गुजरों को भी इंट्रोड्यूस मैंने करवाया है। जी हाँ, वो जग्गा आज तक हमारे माशरे का, हमारे पंजाब का ऐसा कैरेक्टर है जो आज तक लोगों के दिलों में, आज तक लोग उसकी बातें करते हैं। जग्गा गुज्जर के बाद आपने इस शहर से मोहब्बत का इजहार किया, ये फूलों का शहर, बागों का शहर, दाता की नगरी, और आपने फिल्म लिख दी लाहौरी बादशाह। जी हाँ। और उस फिल्म ने भी कमाल कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती नासिर भाई, आप तो एक पे एक सुपर डुपर हिट फिल्में दिए जा रहे थे, और फिर आपने फिल्म लिख दी राजू रॉकेट, उसने और कमाल कर दिया। ये जग्गा गुज्जर को सिगरेट बना के देता था। जग्गा गुज्जर के होने के बाद फिर ये राजू रॉकेट लिखी। कमाल फिल्में थी। और फिर मौला ने आप पे ऐसा करम किया कि आपने मौला जट लिख दी, और मौला जट ने तो पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान के बाहर हर जगह इतनी मकबूलियत हासिल की। और मुझे याद है जब हम आपकी फिल्में देखते थे सिनेमा में, जैसी स्क्रीन पे आता था ना नासिर अदीब, तो लोग सीटियां बजाते थे, तालियां बजाते थे, इतना शोर होता था कि अल्लाह ने आपको कितनी इज्जत दी है नासिर भाई। और जब मैं मिला ना पहली बार, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसी फिल्में लिखने वाला राइटर इतना धीमा, इतना मोहब्बत से बात करने वाला। हमारी तो मुलाकातें हमेशा मिलाद शरीफ में होती है हमारी, तो वो मैं बड़ा हैरान था। आपकी शख्सियत अलग है, लेकिन आपका कलम जो है वो एक अलग है। जी हाँ। तो आपने मौला जट ऐसी लिखी जो ऐसी तारीख बन गई कि आज तक मौला जट से लोग पैसे कमा रहे हैं। आपके प्रोड्यूसर सरवर भट्टी साहब, जिन्होंने इतना पैसा कमाया कि अभी नई फिल्म बनी है मौला जट, आपका नाम था, आपकी तकरीक थी, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। मेरे ख्याल है बिलाल लाशारी साहब ने, तो सरवर भट्टी साहब ने केस कर दिया कि आप ये फिल्म नहीं लगा सकते। हालांकि केस तो आपको करना चाहिए कि भाई मेरा नाम है, मेरी फिल्म है, तो पैसा फिर भी वो ले गए। आपको क्या मिला सर? सर मैंने लेजेंड ऑफ मौला जट लिखी, मुझे यही मिला। उसका ट्रेलर चला इंडिया में, सोशल मीडिया पर, फेसबुक वगैरह पर। तो मुझे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री से, चंडीगढ़ से 3 प्रोड्यूसर आए मेरे पास फिल्में लिखवाने के लिए, जिनमें की 2 मुकम्मल कर दी हैं, मैंने तीसरी लिख रहा हूँ। सर इंडिया में आपका जिक्र होता है, आपने जो घातक फिल्म लिख के दी है उनको, घायल फिल्म लिख के दी है, ये धर्मेंद्र जो हैं, धर्मेंद्र प्रोडक्शन वालों। धर्मेंद्र तो कहा करते थे कि जब कोई लंदन से आता है तो मेरे से पूछता है मैं आपके लिए क्या लाऊं, तो मैं कहा करता हूँ कि नासिर अदीब की नई फिल्म की कैसेट लेते हैं। अच्छा नाजरीन, मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है। फिल्मों का जिक्र तो मैंने कर दिया, और ये भी बताया कि 370 लिखने वाले ये वो राइटर हैं। एक बात और बता दूं जो शायद लोगों को नहीं पता होगा, हमने एक स्टेज प्ले किया, जन्म जन्म की मैली चादर। सैयद अफजाल अहमद साहब उसके डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। उस ड्रामे में 3rd एक्ट में अदालत का एक सीन होता है जिसमें बहुत बड़ा नामवर फनकार फिरदौस जमाल साहब बोल रहे हैं, सबा हमीद बोल रही हैं, उसमें अफजाल अहमद साहब बोल रहे हैं। फिर अफजाल साहब के बाद मुझे भी मौका मिला वो कैरेक्टर करने का। मतलब वो एक ऐसा मंजर था कि लोग उस सीन को देखने के लिए, उस अदालत के जुमले सुनने के लिए लोग टिकट लेते थे, आते थे। और वो वाहिद ड्रामा है जो 3 साल और कुछ महीने चलता रहा। नासिर भाई, ड्रामा भी वो लिख दिया जो मतलब एक लंबा चलता गया, आपकी फिल्मों की तरह ड्रामा भी लंबा चलता गया। इतनी इज्जत, इतना कुछ अल्लाह ने आपको नवाजा। आप वाकई, आप तो फ़ख्र है हमारे पाकिस्तान का। सर ये अल्लाह की रहमत है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, वो अता करता है, मैं लिख देता हूँ। ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल मुझे याद नहीं है जिस पर मैं फ़ख्र कर सकूँ कि बहुत अच्छा किया, जिसका सिला मिला। बस एक डायलॉग मेरी माँ का है, मैंने आपको शायद ये वाक़या नहीं सुनाया, ऑडियंस को मैंने कई दफ़ा सुनाया, शायद किसी को याद हो कि मेरी माँ एक जुमला बोलती थी, ए मेरो पुत्र जदों तक जीवेगा बादशाही करेगा। मुझे नाम पैदा करने का शौक़ हुआ, मैं इंडस्ट्री में आ गया। यहाँ 7 साल मैं पैदल घूमता रहा, कभी लक्ष्मी चौक, कभी स्टूडियो, कभी ये। 7 साल के बाद अस्करी साहब ने वादा किया कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ और अगर मैं कामयाब होगा तो मैं आपको राइटर ले लूँगा। मैंने कहा जी ठीक है। 7 साल के बाद इकबाल कश्मीरी साहब को कहानी सुनाने का मौका मिला, ज़िंदगी की पहली कहानी उनको सुनाई। रहमान वर्मा में जो डायरेक्टर थे वो मुझे लेकर गए थे। तो 3 सीन सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कहानी ख़त्म हो गई।
मैंने कहा सर आगे तो सुनो। कहता आगे मैं क्या सुनूं, कहानी ख़त्म हो गई। हीरो के घर पर गांव पर अटैक हुआ, हीरो के बाप मार दिया, हीरो आया उसने बेटा मार दिया, बराबर आप पुलिस क्या लेने आइए, यहाँ तो हम कहानी एंड करते हैं। मैंने कहा सर मैंने यहाँ से शुरू की है। काफ़ी बहस हुई तो उन्होंने मुझे भरपूर किस्म की पंजाबी में गाली देकर कहा कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम राइटर हो, चलो बाहर निकलो। हो। मैं बाहर निकला, एवेन्यू के कॉरिडोर में चलता हुआ जा रहा था, मुझे नहीं पता कि मैं रो रहा था। मेरी एक आदमी से टक्कर हुई, वो मरहूम मोहम्मद अली साहब थे। अरे वाह, मोहम्मद अली तो साहब। उनके पीछे ज़ेबा भाभी थी और उनके पीछे एक और लड़का था जिसने चश्मा पहना हुआ था नज़र का। तो मुझे से एकदम पूछते क्या हुआ मुन्ना, रो क्यों रहे हो? उस वक्त मुझे पता चला मैं रो रहा हूँ। तो मेरी हिचकी बांध गई, उन्होंने मुझे सीने से लगाया, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। वो अपने कमरे में ले गए, साथ ही कोने में कमरा था, पानी पिलाया। वो अली ज़ेब जहाँ कमरा था, पानी पिलाया, चाय मंगवाई, मेरे लिए सिगरेट मंगवाए और कहा कि अब बताओ कि क्या हुआ। मैंने वाक़या सुनाया। वो जो लड़का था ना ऐनक वाला, उसने कहा यार वो मुझे सुनाओ तो सही जिसकी वजह से उस्ताद ने तुम्हें इतनी बड़ी बात कह दी। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने को आधा पौना घंटा लगा कर इंटरवल तक कहानी सुनाई। इंटरवल की कहानी सुनने के बाद वो लड़का चश्मे वाला था, उसने सिगरेट बुझाया आहिस्ते में आगा साहब के सामने, मोहम्मद अली साहब के खड़े होकर एक जुमला बोला कि साहब जी मुझे आगा साहब ये नहीं पता ये राइटर कब बनेगा, लेकिन जब ये बनेगा ना उसके बाद यही होगा और कोई नहीं होगा। वाह 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 वाह। वो लड़का हसन अस्करी था। अरे वाह। उन्होंने मुझे ये कहा कि ये फिल्म मैं बनाऊंगा। अच्छा, उनकी फिल्म जो बना रहे थे वो बना रहे थे गैरत दा निशान। वो रिजेंट सिनेमा लगी, वो डेड फ्लॉप हो गई। मैं गया, मैंने मुबारकबाद दी तो उन्होंने मेरा हाथ झटके कहा यार तुम मेरे लिए मनहूस हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरी फिल्म ही फेल हो गई, ये हिट होती तो मैं तुम्हें राइटर लेता ना। ओह माय गॉड। मैं घर चला गया सर। रात के 1 बजे मैं घर पहुंचा, सर्दियों के दिन। मेरी माँ है, मेरा पुत्र आया, मेरा शहजादा आया। मैं माँ का हाथ चटकिया। मैं कहा माँ सारी ज़िंदगी तू मेरे ना झूठ बोले। अब मैं ये पंजाबी में इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारी गुफ्तगू पंजाबी में। बिल्कुल बिल्कुल, आप पंजाबी में बोल। कहते तू, मैं क्या तू सारी ज़िंदगी मेरे ना झूठ बोले ते नाल मैं रो पिया। तो माँ परेशान हुई, कहती की होया? मैं क्या तू कहती से मेरा पुत्र जब तक जीवेगा बादशाही करेगा। मैं उत्थे कुत्ते वांगू रुल गया, मैंने कोई कहा नहीं पाता, मैंने कोई पुछता नहीं है। 7 साल तो बाद मैंने काम मिला तो उन्हें मैंने धक्के दे के मनूस कह के घरों छड़ दिता। तू एवं कहती सी मैं बादशाही कर, तू अज तक दिलों दुआ ही नहीं मंगी मेरे वास्ते। मैं टाइम मार के रोना। अब माँ मेरे सीने ला के भी रोना शुरू हो गई। उन्हें कहा पुत्र रोटी खा ले। मैं कहा नहीं मैंने रोटी की भुख नहीं। मैं माँ नाल ही सौंदा से, जो मैं जाता से माँ के नाल सौ गया। कुछ 4 बजे का टाइम होया कि मेरी माँ ने मैंने उठाया, तकिए के उत्ते एक वड्डा सारा कलामे पाक रखा सी। मेरी माँ, मेरे माँ बाप भैन भरा सारे चिट्टे अनपढ़ सन, सिर्फ कलामे पाक मेरी माँ पढ़ती सी। तो मैंने उठा के हुण ये सीन सुनाना तुहानूं। हाँ। मेरी माँ ने मैंने उठाया, कहती पुत्र के बनना चाहना है? के बनना चाहना? हाँ जी, यानी क्या बनना चाहते हो? वाह। मेरे मुँह चों निकला माँ मैं राइटर बनना चाहना। कहती राइटर की होंदा? हुण मेरी अनपढ़ माँ, उन्होंने की पता राइटर की होंदा। तो हुण मैं माँ नूं समझाने से मैं क्या माँ मैं फिल्मां दीयां कहानियां लिख सां, वो फिल्म बन सी, वो हिट हो सी, दुनिया वेख सी। उस तो बाद रेडियो के उत्ते तेरे पुत्र का नाम बोलेगा। हाँ, वो क्योंकि वो रेडियो सुनती। हाँ सही। हुण माँ अनपढ़ नूं मेरी माँ ने कहा हला हला हला, लेकिन मेरी माँ की समझ गल नहीं आई। तो इस तरह ना मेरे सीने ते उन्होंने हाथ रखा, कहती पुत्र ये डायलॉग सारी जिंदगी मैं नहीं भूल सकता। कहती पुत्र मैनू ये तो नहीं पता तू के बनना चाहना, पर तू जो भी बनना चाहना ना तू अपने कन्ना नाल सुन सके माँ यहो जिहा पुत्र मुड़ के नहीं जमेगी। वाह। और वही हुआ मैं जनाब कि नासिर अदीब फिर किसी माँ ने नहीं जन्म मैं दिया। वापस आ गया। हुण मेरी माँ की दुआ दे तो बाद जी उन्हें दिलों मंगी, रब ने सुनी। अगों की होया, रात दे 1 बजे 2 बजे मैं AM स्टूडियो बैठा बैठते बारिश शुरू हुई। तो उत्थे और सी अपना कैंटीन वाला कहता इत्थे ही सौ जाओ। मैं कहनी जी मैं वापस जाना। मैं रहिंदा हुंदा सा बुस्तामी रोड पक्की ठहरी दे कोल। सारो 5 किलोमीटर का सफ़र सी जिहड़ा वस्ती बारिश मैं तय किया। भिज के मैं पहुंचया, 17 सीढ़ियाँ चढ़ के मेरे एक छोटा जिहा कमरा सी, उत्थे जाके मैं कपड़े ला के नवें पाए, मैं सौन लगा तो कुत्ते के बच्चे की रोण की आवाज़ आई। हुण उन्हें मेरी नींदर उड़ा दी। मैं फिर थल्ले उतरिया सीढ़ियाँ, फिर बारिश च फिरदा हुण आवाज़ वाल जा रहा तो पता लगा गटर च कुत्ते का बच्चा जड़ा ना वो डिग्गा है। मैं दोवें पैर अंदर किए उस गंद च, वो पैर तो फिसल जाए। अखीर पैर मैनू गंद च रखने पे, उन्होंने गंद विच चुक के मैं सीने ना लाया। तो मोहसिन साहब वो बच्चा
इस तरह मेरे सीने नाल लग के ते उन्हें रोना बंद किया जिवें 2 दिनों का भुखा बच्चा माँ की छाती नाल लगे ना तो उसकी वो हालत होती। वाह। उन्होंने मैं लैके उत्ते गया, नवाया धोया सुआया, अपने नाल सुआ लिया। अच्छा नासिर भाई, ये बताएं कि फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत सारी हीरोइनें, हीरो तो जाहिर है सुल्तान राही एक हीरो था जिसने बड़ा नाम हासिल किया और आपकी फिल्मों ने उनको बहुत शोहरत दिलाई। हीरोइन कौन सी थी ऐसी जो आप समझते हैं कि उस वक्त की कामयाब हीरोइन थी और आप ये कहते हो कि मेरी फिल्म में ये हीरोइन होनी चाहिए, मेरे कैरेक्टर को सूट करती? सर वो एको फिल्म एको लड़की सी, अल्लाह उन्होंने बड़ी रहमत करे फौत हो गई है। वो मेरी पहली फिल्म की हीरोइन सी, उसका नाम सी आसिया। आसिया। और वो इंतहाई उर्दू स्पीकिंग और उन्हें वैसे जट जुबान बोली सी, मैं तो आप बड़ी खार दिमाग। वाह। तो वो बहुत ही अच्छी लड़की थी सर। ऐसी हीरोइन पाकिस्तान में बाद में नहीं आई। उसके बाद अगर कोई हीरोइन मुझे अच्छी लगी है किरदार के हिसाब से, अपनी गुफ्तार के हिसाब से, वो सैम है। अच्छा सर, ये बताइए कि लोगों की फिल्म इंडस्ट्री में बड़े स्कैंडल बनते थे, जाहिर है हीरोइनें आती होंगी, बैठती होंगी, कहानियाँ सुनती होंगी तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई स्कैंडल बना हो, एक या एक से ज़्यादा किसी के साथ? सारा अगर बना होता तो जो नाम और मुकाम अल्लाह ने मुझे दिया आज सारा कुछ आपके इल्म में होता। जी हाँ, मैं इसलिए क्योंकि आज तक सुना नहीं ये भी बस ये भी मैं उसकी रहमत ही कहता हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी सर ना शराब पी, ना मैंने जुआ खेला, ना मैंने औरतबाजी की, मैंने सिर्फ काम किया। मैंने इश्क किया, अपने काम के साथ किया। वाह। और आज तक कर रहा हूँ। मैं आज तक मैं मेरे प्रोड्यूसर किसी का भी इंटरव्यू ले ले, मैंने कभी किसी प्रोड्यूसर को ये नहीं कहा मैं इतने पैसे लेने। मैं कहता हूँ आप कितने दे सकते हैं। वाह। मैं सबसे पहले रिस्पेक्ट मांगता हूँ और काम का मेरा पैशन है। मैं मजदूरी समझ, जिस दिन मुझे पैसों के लिए मैं काम करूँगा, मैं राइटर नहीं रहूँगा। बहुत अच्छे। नाज़रीन, आपने सुना कि जो शख्स ईमानदारी से अपने काम से इश्क करता है उसको मंजिलें मिलती हैं, वही कामयाब होता है। और आज मैं ये बात आपसे कहना हूँ, अगर आपने कुछ करना है, अगर आपने कुछ हासिल करना है तो अपनी माँ से दुआ ज़रूर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।